हेलो बच्चों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कर्व एकेडमी बेटा सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो है अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी जो है चालू करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी डेट जो है सामने बेटा यूपी बोर्ड की आ चुकी है। 18 तारीख से यूपी बोर्ड के एग्जाम चालू है। पहला पेपर बेटा हिंदी का ही है, तो हिंदी से ही हम तुम्हारी आपकी शुरुआत कर रहे हैं बेटा। किससे? हिंदी से ही शुरुआत करेंगे। और 20-20 ऑब्जेक्टिव की जो है थ्योरी आपकी जो है बराबर जो है प्रैक्टिस सीट जो होती है बेटा वो आती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। अब इसमें जो है आज देखो हम पहली पीपीटी इसमें क्या बेटा पढ़ने वाले हैं हम। देखो जो है क्लास 10th है, इसके अंदर टॉप 20 सेट जो आएंगे, ठीक बेटा। इसके अंदर हम आपको जो है 20-20 20-20 यानी क्वेश्चन लेकर आए हैं बेटा। चलो देखो पहले कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक तो बेटा सभी को पता होगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? तो गोदान उपन्यास के लेखक हमारे जो हैं कौन है बेटा? देखो इसको पढ़ो ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। तो गोदान उपन्यास के लेखक जो बेटा बताए हैं कौन? गोदान उपन्यास के लेखक हमारे हो जाएंगे प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की एक दो रचना कैसे क्या है? इनकी एक दो रचना है, कौन सी है? झरना है, झरना, ठीक। एक तितली है, तितली। सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, भूले बिसरे चित्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता कविता के रचयिता हैं। भारत भाग्य विधाता के रचयिता हैं, तो बेटा कौन हो जाए इसके? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखो मैथिली शरण गुप्त है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, हरिवंश राय बच्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे इसके आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन। रामचरितमानस, रामचरितमानस जो बेटा बताया गया कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो हिंदी भाषा में रचित है, अवधी भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में रचित है, कि ब्रज भाषा में रचित है? तो बेटा दुनिया जानती है कि रामचरितमानस जो हमारी है वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मवीर, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? ये पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है कि कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष दिया है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय दिया है, बहुव्रीहि दिया है। तो आपको डिफिनेशन पता होगा कि तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है। तत्पुरुष समास हमारा वो समास होता है जिसमें हमारे कर्ता कारक चिन्हों का बेटा प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारा कोई भी शब्द जो होता है, जैसे गंगा का जल, गंगा का जल जो होता है वो हमारा कारक चिन्हों से बंधा होता है। जैसे क्या अगर उसका हम जो क्या बोलते हैं विग्रह करते हैं, तो विग्रह उसका ये होता है कि गंगा का जल। तो यानी का जो चिन्ह बीच बीच में चिन्ह आ जाता है वो हमारा क्या होता है? संबंध कारक चिन्ह होता है। तो उसी के चक्कर में हमारे पास क्या बेटा होता है? जैसे हमारे पास हम बता दिए गंगा का जल, गंगा का जल। अब ये का जो आ गया ये हमारा कैसा कारक है? ये हमारा संबंध कारक बेटा। कैसा है? संबंध कारक। कारक बेटा जो है एक यहीं पर देखते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो उसका आंसर होता है तत्पुरुष समास। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा? हमसे पूछा जा रहा है कर्मवीर, यानी वीर, यानी बताया जा रहा है। इसका आंसर तो सही हो जाएगा बेटा सी, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कर्मवीर में हमारा कौन सा? जैसे महावीर, तो महान है जो वीर, क्या महान है जो वीर। अर्थात इसमें क्या होता है? एक शब्द हमारा विशेषण होता है, एक शब्द विशेष से होता है। इसमें दो चीजों से देखा जाता है। एक शब्द हमारा क्या होता है? विशेषण, एक शब्द विशेषण होता है, और एक शब्द बेटा हमारा विशेष से होता है। क्या होता है? विशेष से, विशेषण विशेष से। और इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें बेटा कोई तीसरा पद, यानी कोई कोई तीसरा
कोई तीसरा शब्द इसमें प्रधान होता है, क्या होता है? प्रधान, प्रधान होता है। ना कि इसमें कोई पहला शब्द, ना कोई दूसरा, कोई तीसरा पद प्रधान इसका होता है। तो इसमें देखो बेटा, ये तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? पानी, पानी पीना में कौन सी संधि है? बेटा पानी पीना में कौन सी संधि है? पानी पीना, पानी पीना में कौन सी संधि है? तो बताया गया स्वर संधि है, यण यण संधि है, अयाद संधि है, कोई नहीं। तो इसका बेटा क्या रहा? पानी पीना में कौन सी संधि है? तो पानी पीना में, पानी पीना, पानी पीना में संधि पूछ रहा है तुमसे, संधि। क्वेश्चन ये लिखा था ऊपर, ठीक है। पानी पीना में कौन सी संधि है? संधि है। तो इसमें बेटा कोई संधि नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो पानी पीना जो है भाई एक नॉर्मल सा नाम दिया गया, क्रिया है, शब्द है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं इसका होगा। मेघ, मेघ आए, मेघ आए में क्रिया कौन सी है? मेघ आए में क्रिया कौन सी है? तो बेटा क्या बताया गया? आकृतिवाच्य है, अकर्मक है, सकर्मक है, भाव है। तो इसका आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे यानी अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक क्रियाएं हमारी वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की विशेषता नहीं होती, यानी यानी उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। क्या है मेघ आए? इसका मतलब क्या होता है? मेघ आए इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता है। यानी तुम्हारी जो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक अकर्मक जो क्रियाएं होती हैं, उनको हम कैसे पकड़ते हैं? क्या और कौन लगाकर, क्या और कौन। जैसे मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहन खाता है, क्या खाता है, कौन खाता है, पता नहीं चल रहा है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और बेटा इसमें क्या बता दिया गया? तो आपको पता चल गया सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। सकर्मक क्रिया वह होगी जैसे मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, यानी कर्म हो रहा है, तो ये क्रिया हमारी सकर्मक हो जाएगी। फिर तुमसे बताया गया भाववाच्य। वाच्य भी तुम्हारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य कितने प्रकार के बेटा होते हैं? वाच्य, वाइस यानी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हम आप जानिए कि भाव मतलब वाच्य जो होते हैं, वाच्य, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृतिवाच्य, कृतिवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक बेटा तुम्हारा होता है तीसरा जो लिखा है यहाँ पे, भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है बेटा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार के होते हैं। नाम सामने लिखे हुए हैं, देख लो कौन कौन से हैं। कृतिवाच्य नंबर 1, कृतिवाच्य नंबर 2, कर्मवाच्य नंबर 3, भाववाच्य। कृतिवाच्य में पूछता है कि प्रधानता किसकी होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, भाव में भाववाच्य की प्रधानता होती है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें एक क्वेश्चन पूछाता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि कैसे क्या होगा। लिखा होगा इसमें, एग्जाम्पल आएगा, नकारात्मक दिया होगा पॉइंट कि मुझसे, मुझसे, मुझसे पढ़ा, पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। पूछेगा इसमें कौन सी, यानी इसमें कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो इसमें बेटा भाववाच्य होगा। कौन सा होगा? क्योंकि इसमें बेटा क्या लगा है? नहीं, यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखते हैं, तो आप वहां पे आंसर लगाएंगे कौन सा बेटा? भाववाच्य लगाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा आंसर तो आपको पता चल गया कि मेघ आए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा बेटा अकर्मक। ध्यान दे लो, अकर्मक, इसका आंसर हो गया अकर्मक। नेक्स्ट अगला बेटा देखो, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती के कवि कौन हैं? भारत भारती कवि के कौन हैं? भारत भारती के कवि कौन हैं?
तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की रचना किसकी है? तो भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट अगला देखो। नए रास्ते के लेखक, नए रास्ते के लेखक प्रेमचंद जी हैं, अज्ञे हैं, हजारी प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन। बच्चन का मतलब तुम्हारे हरिवंश राय बच्चन। देखो बेटा इसमें कौन सा है? 8 नंबर। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? नए रास्ते के लेखक कौन से हो जाएंगे? अज्ञे जी हो जाएंगे, ना कि इसका प्रेमचंद्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। बी फॉर बॉम्बे इसका भी सही हो जाएगा। नए रास्ते के लेखक, नए रास्ते के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। संध्या, ये बेटा एग्जाम्पल थोड़ा जो है पूछ, ऑप्शन तुमको सब दिए गए हैं स्वरसंधि के। ये तीनों पॉइंट दिए किसके हैं? स्वरसंधि के। स्वरसंधि, स्वर संधि, ये तीनों, ये तुम्हारे 1 2 3 4 चार भी पॉइंट जो तुम्हारे दिए हैं ये स्वर संधि के बेटा दिए हैं। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है संध्या, तो संध्या जो बेटा है इसका पूछ रहा है संध्या शब्द में कौन सी संधि है? ये बेटा एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। किसका है? व्यंजन। मिस प्रिंट हो गई बेटा, ठीक है, टाइप करने में एरर हो गई। कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। संध्या देखो, संध्या, संध्या में जैसे ही हमको क्या दिखाई पड़ा? यहाँ पे मकार दिखाई पड़ा है, नहीं बिंदी लगी हुई है। तो इसको जब हम तोड़ते हैं बेटा, तो इसको तोड़ते हैं सम धन ध्या। क्या तोड़ेंगे? सम धन ध्या। इसमें संधि बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन, व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान रखना, व्यंजन संधि हो जाएगी इसकी, व्यंजन संधि। ठीक है तो बेटा अब इसमें हमारे पास यानी गुड़, दीर्घ, यण, अयादि, यानी इसमें से कोई पॉइंट हमारे नहीं होंगे। आपको एक चीज और बता देते हैं साथ में ही, इसमें एक चीज पूछी जाती है बेटा। कौन सी पूछी जाती है इसमें बेटा? देखो, गुड़ संधि। इसमें आपको एक चीज हम ये बता देते हैं, एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है? गुण संधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र पूछा जाता है, सूत्र। सूत्र यानी हम आपको इनके सबके सूत्र बता देते हैं। सूत्र पेपर में पूछ लिया जाता है बेटा, तो आपको हम चारों के सूत्र बता देते हैं। पहले का सूत्र क्या होता है? आद गुणा। आद, इसका सूत्र होता है गुणा। दीर्घ संधि का क्या होता है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाह श्रवणे दीर्घा। अकाह श्रवणे दीर्घा। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़चि। इको यड़चि। अया संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अय वा या। एचो अय वा या वा। ठीक, ये होता है एचो अय वा या वा। सूत्र याद रख लेना, क्योंकि पेपर में बेटा पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको बता दिया कि गुण संधि का पूछे आप बताएंगे आद गुणा, दीर्घ का पूछे आप बताएंगे अका संवड़े दीर्घा, यण का पूछे बेटा इको यणच बताएंगे, और अयाद का पूछे तो एचो अय वा या वा होता है बेटा। ठीक है, अगर किसी को संधियां पढ़नी है, कौन सी? स्वर संधियां, तो हमारे प्लेलिस्ट में बेटा जाइए आप लोग हमारे चैनल पे, और ये हमने क्या इस पे स्वर संधि की जितने भी पॉइंट होते हैं यानी 5 प्रकार होते हैं, हमने 5 प्रकार बेटा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक, उसमें अगला देखो बेटा क्या है? लहर। लहर काव्य संग्रह किसका है? लहर काव्य संग्रह किसका है? देखो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहर काव्य संग्रह किसका है? पढ़ो इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा? लहर काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है, निराला का है, बच्चन का है, महादेव वर्मा का है, किसका है? देखो तो इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? इसका निराला हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, निराला। लहर
इसमें बेटा देखो क्या है, जाग तुझको, जाग तुझको दूर जाना पंक्ति में अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो इसमें बेटा क्या है, हमको जा वर्ण की देखो इसमें क्या है, उपमा अलंकार जो होता है इसमें वाचक शब्द होते हैं, वाचक, वाचक शब्द आपको बीच पंक्ति में कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें जब वाचक शब्द दिए ही नहीं, वाचक शब्द हमारा होता क्या है, सा, सी, से, सरिस, सरीखे, सरीखे। अगर आपको ये वाले शब्द आपको कहीं लगे दिख रहे हैं पंक्ति में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्त अलंकार हमारा वो अलंकार होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए चीजें, ठीक है। जहां पे कोई चीज बढ़ा चढ़ा के, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गए, गए निशाचर भाग। तो क्या देखो, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका भी सारी जल गई, और सारे निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, ठीक बेटा, तो वो भी सब भाग गए। तो इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई गई हैं। फिर अनुप्रास अलंकार हमारा कौन सा होता है, यही इसका आंसर बेटा सही है, बी फॉर बॉम्बे। इसमें यह बताया गया कि जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, देखो यहाँ पे 2 बार जा आया हुआ है, जाग और जाना में, यानी एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार देखो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आ गया, तो यानी 2 वर्णों की आवृत्ति, यानी अनुप्रास अलंकार हमारा वो अलंकार होता है जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार बेटा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जाग तुझको दूर जाना है, तो इसमें एक बार जाग यहाँ गया, एक बार जाना यहाँ पे आ गया, यानी जा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही, जा वर्ण की आवृत्ति बार यहाँ पे हो रही, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, अनुप्रास बेटा, ठीक है। देख लो सभी लोग। फिर देखो अगला बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जो कार्य हो चुका हो, जो कार्य हो चुका हो, जो कार्य हो चुका हो, हो चुका हो, किस काल का वाक्य है। यानी आपसे इसमें काल पूछा जा रहा है बेटा, कौन सा पूछा जा रहा है, काल पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें काल हमारा हो जाएगा भूतकाल, कौन सा हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल वो काल हमारा होता है जिसमें हमारा जैसे कोई कार्य हमारा कंप्लीट हो जाए तो कौन से काल में चला जाएगा बेटा, भूतकाल में चला जाएगा। क्या देखो क्या है, जो कार्य हो चुका हो, यानी जो कार्य तुम कर चुके हो तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है, यानी जो पीछे बीत चुकी चीज हमारी, तो कौन सी काल का कौन सा हो जाएगा, भूतकाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, नदियों में बाढ़ आई, नदियों में बाढ़ आई, इसमें कर्ता कौन है, नदियों में बाढ़ आई, इसमें कर्ता कौन है। तो इसमें बेटा देखो कार्य कौन कर रहा है, इसमें कार्य हमारी नदियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आई क्या है, बाढ़ क्या है, कोई नहीं, ये इन दोनों से, इनसे ज्यादा कोई मतलब ही हमारा नहीं। नदियों में बाढ़ आई, तुमसे पूछ रहा है कर्ता कौन है, तो भाई कार्य इसमें कौन कर रहा है, नदियां ही तो कार्य कर रही हैं, बाढ़ नदियों में आई है ना, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट अगला देखो, सूरदास किस युग के कवि हैं, सूरदास जी किस युग के कवि हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जी जो हमारे हैं वो भक्ति शाखा के कवि हैं, कौन से हैं बेटा, भक्ति, भक्ति, ठीक है, भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है, तुलसीदास का जन्म स्थान, तो तुलसीदास का बेटा जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कहां हुआ था, राजापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के जिला राजापुर में हुआ था, ये एक है जगह राजापुर। तुलसीदास का जन्म स्थान क्या है बेटा, राजापुर, राजापुर। नेक्स्ट अगला देखो, काव्य, काव्य का प्राण क्या है, काव्य का प्राण क्या होता है, यानी कहते हैं, यानी जहां पे रस वगैरह, जैसे काव्य, काव्य का मतलब क्या, जो कवि वगैरह जो होते हैं बेटा, जैसे मेला वगैरह होता है तो देखते हो वहां पे कवि लोग आते हैं, तो कवियों में होता क्या है, कवियों में रस होते हैं, रस, जैसे आप लोग सुनते हैं उनको, क्या करते हैं, आप सुनते हैं, तो उनकी वाणी क्या होती है, प्रभावशाली होती है, यानी वो लोग जो भी कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को बहुत मधुर लगता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, छिपा होता है, रस छिपा होता है। तो वही बताया गया है कि कवियों में, यानी काव्य का मतलब कवि, यानी कवियों का प्राण क्या है,
तो कवियों के प्राण जिसमें टिके हैं वो रस में टिके हुए हैं। किसमें टिके हुए हैं? रस में। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस आपके जो होते हैं बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। सबसे अंतिम रस तुमसे पूछा जा सकता है, तो सबसे अंतिम तुम रस बताओगे कौन सा रस बेटा होता है? शांत रस होता है। कौन सा रस? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। कौन सा स्थायी भाव इसका पूछा जा सकता है? आप बताएंगे निर्वेद। कौन सा बताएंगे? निर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप बताएंगे इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना हमारा? हमने आपको बता दिया कि काव्य का प्राण क्या है, तो काव्य का प्राण रस होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अंतिम रस कौन सा होता है? अंतिम रस शांत रस होता है। और तुमसे क्या पूछा है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। यानी एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन तैयार हमारे हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगला देखो। इसमें बताया गया है, देखो क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि कवि निराला का वास्तविक नाम बेटा क्या है? कवि निराला का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि निराला का वास्तविक नाम जो बेटा है वो नाम है सीधे सीधे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट अगला देखो। अलंकार का अर्थ क्या है? जब हम आपको अपनी क्लास में बेटा पढ़ा रहे थे बहुत बार ये डिफिनेशन बताई है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखो इसमें क्या लिखा है? अनुप्रास मात्रा, छंद की त्रुटि, भाषा की गलती, भाषा की गलती। फिर पहला हमारा पहला ही ऑप्शन देखो क्या लिखा है? कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाला गुण। यही हमारा बेटा अलंकार कहलाता है। क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? कविता का सौंदर्य बढ़ाने वाला गुण। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अलंकार पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे होते बेटा 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन पढ़े कौन से आते हैं? एक शब्दा, एक अर्था। ठीक, ध्यान रखना। फिर देखो अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला। कर्म शब्द का विलोम क्या है? कर्म शब्द का विलोम क्या है? बड़ा वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कर्म का विलोम पूछ रहा है। क्या है कर्म का विलोम? तो कर्म का विलोम जो हो जाएगा वो अकर्म हो जाएगा। यानी कर्म का मतलब बेटा होता है कोई चीज करना, कर्म करना, तो वो हो गया कर्म। अकर्म का मतलब होता है, आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म। ठीक है, तो यानी कर्म मतलब करना, अकर्म मतलब नहीं करना। और ये तो अगर निष्कर्म हो गया, एक परिश्रम हो गया, उससे कोई मतलब है हमारा नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। हम चलें तो साथ चलो। हम चलें तो साथ चलो पंक्ति में भाव क्या है? हम चलें तो साथ चलो पंक्ति में भाव क्या है? तो इसमें बेटा देखो क्या है, भाव क्या प्रकट कर रहा है? कह रहा है कि हम चलें तो साथ चलो। यानी कह रहा है, क्या कह रहा है? आत्मबल दे रहा है, त्याग दे रहा है, प्रेम दे रहा है। क्या दे रहा है? सहयोग दे रहा है बेटा। क्या दे रहा है? सहयोग दे रहा है। हम चलें तो साथ चलो। कह रहा है इसमें भाव क्या है? इसके अंदर हमको भाव दिखाई पड़ रहा है सहयोगता का। कैसा दिख रहा है? सहयोगता का दिख रहा है। कैसा? सहयोगता का। ठीक बेटा, हमारे ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। और जाते जाते आपको एक चीज बताता हूं कि